ये तो इनकी ख्वाहिश है इस हुकूमत की, इन सियासतदानों की, कि असम्बलियाँ भी एक्सटेंड करें और जब तक मस्बत कोई नताइज ना आने वाले हों हम इलेक्शन ना करवाएं। कोई ना कोई ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है। समी साहब अगर सोचते होते तो रजीम चेंज ही ना होती। ये हम सबको अंदाजा था कि रजीम चेंज के बाद इमरान खान पॉपुलर ना भी होता तो एक चीज वादे थी कि अगर आप किसी को इस तरह बेतौकीर करके हुकूमत से फारिग करें तो वो क्या बाहर जाके वो अमन से बैठेगा। ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। शेख रशीद से घर खाली कराने के बहाने उनको पकड़ा जा रहा है, जुबैर नियाजी को पकड़ लिया गया। ये कौन सी कौमी यकजहती की कोशिश है? आज चीज़ें ना परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते। आप नून लीग के किसी बंदे के साथ बैठे हैं ऑफ कैमरा, आप उसे पूछें, वो कहते हैं हमारी तो लड़ाई नहीं है, हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हमें तो उधर से कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना, पहले हमने फिक्स करना है इमरान खान को। अब ये 28 तारीख को अब ये एक जालसाजी करके मरियम नवाज को मोहतरमा फातिमा जना से कंपैरिजन, बेनजीर से किया जाएगा कंपैरिजन, उसका मीडिया मैनेज्ड है। विल दे बी एबल टू पुट अप ए शो? लोगों को हकीकत का पता है। अब मरियम नवाज साहब जितना भी मीडिया ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं वो कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सामी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सदीक जान साहब भी मेरे साथ हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और मौजू सियासी हैं। तैयारी तो हमने कुछ और की हुई थी लेकिन ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला ऐसा लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शेख रशीद साहब को भी गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया गया है। लाल हवेली पर नज़रें जमाए बैठी है ये हुकूमत। अब ये अपने मुखालिफिन को बेघर करेंगे, उनके घरों से उनको निकालेंगे, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करेंगे। ये नए पाकिस्तान का तस्वुर है। ये जो रिजीम चेंज है ये उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। डॉलर आज एक दिन में 24 रुपए का उसमें फ़र्क आया है और डिप्रिशिएट हुई है पाकिस्तानी करेंसी। 2.5 खरब रुपए का बैठे बैठे आपका इजाफ़ा हो गया है आपके कर्ज़े में। और आने वाले दिनों में जो इम्पैक्ट होगा इसका, जो तेल की कीमत जाएगी, जो दूध की कीमत जाएगी, जो बाकी दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों को किस तरह तंग करेगा। और फिर जो आज सदर पाकिस्तान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1.5 महीने से एस्टैब्लिशमेंट से और इस हुकूमत से कोई वास्ता नहीं। इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते थे, बार बार मैंने उनसे कहा, लेकिन इन्होंने उनके साथ बात नहीं की। इसकी क्या वजह यह है कि वो एक 10 मेंबर जो डेलीगेशन अमेरिका का यहाँ पर आके बैठा हुआ खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगा दो, इमरान खान को माइनस कर दो तो फिर पैसे भी देंगे और सब कुछ हम आपको देंगे। तो ये इसलिए ये जो पकड़ धकड़ और ये एक तरह से जो अपने मसल दिखा रहे हैं कि अब अमेरिका बहादुर हमारे साथ है। ना माजी में अमेरिका आपको कुछ दे सका, ना आज देगा और ना ही कल देने की पोजीशन में होगा। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है और यहाँ पर फैसले बिल आखिर पाकिस्तान के लोगों के ही होंगे। आज तक कोई किसी को माइनस नहीं कर सका। जो कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल अब शेख रशीद साहब, मैं अमजद शुएब साहब सीधा आपकी तरफ आता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे अंदाज़ा है कि आपने कहीं और भी आपकी कोई मसरूफियत है। मुझे ये बताइए, ये जो पिछले 2 दिनों में हुआ, जो फवाद चौधरी को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसको पेश किया गया, क्या वो कोई दहशतगर्द था? लॉयर है, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात है और एक बयान, यानी उस पर कोई ये भी जुर्म नहीं है, उस पर इल्ज़ाम नहीं है कि उसने कोई किसी को मारा पीटा हो। सिर्फ एक बयान जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ किया गया। और आज एक मुनाफिकाना चेहरा लेके एक सरकारी एडवाइज़र आ गया और कहने लगा कि जी मुझे बड़ा अफसोस है और ये नहीं होना चाहिए था। किया किसने? तुम्हारी हुकूमत ने किया, उस पुलिस ने किया जो तुम्हारे अहकामात पे चलती है। और आज तुम कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो ये कहकर कि जनाब ऐसा होना नहीं चाहिए था। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सभी बात यह है कि फवाद चौधरी एक बड़ा बरजुस्ता जवाब देने वाला हाजिर दिमाग आदमी
तो उसकी जो बातचीत, वो एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे जो बातचीत करता था, वो इनको बड़ी तकलीफ देती थी। अगर तो आपके अंदर सच्चाई हो तो फिर आप फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सारे अपने अमाल दुरुस्त नहीं और हर किसी न किसी हीले वसीले से आप आवाम को फेस करने से कतरा रहे हैं, तो फिर आवाज दबाने के लिए आपको इस तरह के हरपे करने पड़ रहे हैं। वरना मुंशी कहना किसी को, उसमें क्या, इसहाक डार को सारी जिंदगी से लोग मुंशी कह रहे हैं, जब से वो फौज में आए मुंशी मुंशी उसको कहते हैं। तो इससे क्या हुआ? इसका सिर्फ एक नतीजा निकला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या ना हो, उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुंशी वो सारी जिंदगी रहे। ये उस पर लेबल लग गया कि तुम मुंशी हो। सो ये चीजें ऐसी नहीं है, ये बड़ी छोटी छोटी, जैसे स्कूलों में किसी बच्चे को किसी ने छेड़ा और वो उसको चिढ़ गया उस पर, तो फिर उसका नाम वही बन गया। ये बड़ी बड़ी बेमानी सी चीज है जिसको मैं मुल्की सियासत में देख रहा हूं। और ये जैसे आपने कहा, ये आवाजें बंद कर देने से, इन चीजों से कभी भी आपको कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं। वो वक्ती तौर पे हो जाती हैं चीजें, चने कंट्रोल हो गया को वक्ती तौर पे, लेकिन बिल आखिर ये निकलेगा। दूसरी चीज ये है कि इन चीजों से ये जो आज हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला बादुकात एक आदमी को इतनी छूट देता है कि ताकि मुकम्मल तौर पे वो बेनकाब हो जाए, मुकम्मल तौर पे उसकी स्याकारियां सामने आ जाएं, ताकि अवाम में किसी को शक व शुबा ना रहे कि ये क्या चीज है। तो वरना तो कोई थोड़ा बहुत होता है कि आपने झूठ जाट बोले, कभी आपने कहा वोट को इज्जत दो, कभी कुछ कहा, तो लोगों में शायद कोई अभाम रह जाए, लेकिन वो अभाम खत्म हो जाता है जैसे आपको खुली छुट्टी मिलती है और फिर आप गलती पे गलती करते हैं। इनमें से जितनों के साथ भी ये हुआ, वो आप आजम सवाती ले लें या कोई और भी, किसी का जुर्म ऐसा नहीं था कि उनके साथ ये सबूत रखा जाता। अब कल को अगर अवाम की सपोर्ट से कोई और हुकूमत आ जाती है, तो इन हजरात को शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर इनके भी इसी तरह कपड़े उतारे गए और इनको इसी तरह मारा गया, तो फिर इनको शिकवा नहीं होना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि ये अब रवायत इन्होंने कायम की है, किसी और ने नहीं की। बाहर सूरत मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज ह्यूमन राइट्स का जो हशर हो चुका है, और इसी तरह जो अवाम की आवाज दबाने का जो किस्सा हो चुका है, ये एक स्याह चैप्टर है जो कि हमारी सियासत में हमेशा नजर आता रहेगा, और हमेशा हमें हमारे जो सर है वो शर्म से झुकते रहेंगे। देखिए जनरल साहब, मैं आपने जो बात कही, ये जो आज अगर किसी को मारा पीटा जा रहा है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो हम उसे गलत कह रहे हैं। कल जो हुआ था वो भी गलत था, और अगर आने वाले दिनों में कोई करेगा तो हम उसको भी गलत कहेंगे। जो गलत बात है उसको हम कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आज अभी जिस तरीके से शेख रशीद के घर ऑपरेशन की तैयारियां, उनको घर से लाल हवेली से उनको निकालने का मंसूबा, और शेख रशीद साहब ने जो आज लाहौर में गुफ्तगू की है कि उजरती कातलों के ज़रिए फिर दोबारा इमरान खान पर हमला किया जाएगा, उसको हटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, उसके नाम पे ऊपर क्रॉस लगा दिया गया। ये जो अमेरिकी डेलीगेशन आया हुआ था, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, और यहाँ पर जो वो मुज़ाकरात करके गया है, अब IMF का मिशन भी आ रहा है। आज मैं सुन रहा था हिना रबानी खर साहबा किसी कीमत पर इंडिया के साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे लेट गए हैं। चाइना का जो पाकिस्तान में के अंदर जो भी था CPEC के हवाले से एक्टिविटी, जो लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट वो रुक चुका है। तो बेच दिया इस मुल्क को, और अब ये इलेक्शंस भी नहीं करवाना चाहते, आगे लेके जाना चाहते हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला आज सहाफ़ी पाकिस्तान के पूरी पाकिस्तान में सरापा एहतजाज, हर प्रेस क्लब पर स्याह परचम, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, और पैमरा एक्ट के ज़रिए आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। ये तो ऐसे है जैसे तलवारें सौंध कर आ गए हैं और सबको खामोश कराना चाहते हैं। जनरल साहब देखिए समी, बात यह है कि जो कुछ भी हुक्मरान करता है वो अपने मुफाद के लिए करता है, और हम जानते हैं कि ये 2-3 पार्टियां जो हैं ये अपनी औलादों के मुफाद के लिए कर रही हैं। इन्होंने आगे अपने बच्चे तैयार किए हुए, इनको पाकिस्तान तो नहीं, कोई पाकिस्तान से तो हमदर्दी नहीं है। इनकी जायदादें भी बाहर चलेगी, दौलत भी बाहर चलेगी। अब चीज ये है कि ये तो पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए। श्रीलंका में अगर एक चीज हो सकती थी तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हम लोग श्रीलंका के लोगों से भी गए गुजरे। असल चीज ये है कि अवाम का रिएक्शन देखिए। इमरान खान के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और उसको वो आज दिन तक चलने से रह गया, उसको तो वो मारा जा सकता था। ये तो अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी, बच गया। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन अवाम का रिएक्शन किधर? क्या अवाम ने इस चीज को इस अंदाज से देखा कि वाकई इसकी जिंदगी खत्म की जा रही थी और हमें इस चीज अगर अपना लीडर आपने बचाना है तो फिर आपका कोई रिएक्शन होना चाहिए था बड़ा शदीद किस्म का। इससे बढ़ के तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज भी हम समझते हैं कि ये इसका हो सकता है कल को डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपरासी जैसा कोई इंजाम हो जाए, क्योंकि ये लोग तो माहिर इन कामों के। तो उस सूरत में अगर अवाम खड़े हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत, कोई फौज, कोई पुलिस वो इतना मुकाबला कर सकती है। ये तो हमने अपनी आंखों से जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में मैंने देखा हुआ, हमको जिम्मेदार था, लाहौर का इंचार्ज था इस काम का। हमारे अपने लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने लोगों को क्यों मारे? जब वो सीना तान के सामने खड़े हो गए उन्होंने कहा जी मारो, हम गोली खाएंगे लेकिन आपका मुकाबला करेंगे, तो लोगों ने इनकार कर दिया। सो ये चीज सारी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि पब्लिक अगर सिर्फ जबानी जमा खर्च करे और अपनी कुव्वत का मुजाहरा न करे तो फिर लाजमन हुकूमत या जो भी ये काम करना चाहता है उनके हौसले बढ़ते हैं। वो एक कदम के बाद दूसरा लेंगे, दूसरे के बाद तीसरा। मैं समझता हूं उनको इस चीज ने हौसला दिया है कि हमने गोली चला के मारने की कोशिश की इमरान खान को, तो पब्लिक का कोई बहुत शदीद रिएक्शन नहीं आया। हमदर्दियां जरूर हुई लेकिन रिएक्शन नहीं आया, लिहाजा ये दोबारा भी खेल किया जा सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ अवाम को सोचना चाहिए, मुल्क बचाना है तो इन लोगों ने नहीं बचाना जो कि आज हुकूमत में बैठे हैं। ये तो मुल्क को दाव पे लगे, जैसे आपने कहा, वो बेच बैठे हैं, मुल्क को दाव पे लगा के बैठे हुए अपने खानदानों को सेट करने के लिए। बचाना है तो अवाम ने, तो ये होगा आज लोगों ने हमने क्या करना है। सदीक जान बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जनरल साहब, लोगों को निकलना होगा। हम भी रोज़ाना कहते हैं इस वक्त क्या मूड है, क्या सेंटिमेंट है तहरीक इंसाफ के। जो नौजवान मुझसे मिले हैं वो तो यही कहते हैं कि जी हम बिल्कुल हर जगह इमरान के साथ मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनरल साहब की इस बात में दम है, वज़न है कि उस तरीके से लोग बाहर नहीं निकले। क्या ये कोई तंजीमी खामी है या जो लोग साथ थे उनमें हिम्मत नहीं थी या कोई गलत फहमी थी? आप व्हाट डू यू से और व्हाट इज़ योर असेसमेंट सदीक जान? देखें समी इब्राहिम साहब, ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये हमारा बहैसियत मुआशरा हमारा मसला है, हमारे मुल्क का मसला है। देखें आज जो ट्रेलर चला है, जो डॉलर 25 रुपये महंगा हुआ है, ये तो समी साहब आपको भी पता है कि इसका इम्पैक्ट अभी लोगों के लिए, आज ये खबर है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। अभी शबर ज़ैदी साहब पिछले प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि जिसकी आमदन 50,000 है तो और उसका घर भी अपना है तो वो सिर्फ दो काम कर सकता है इस 50,000 से जो आगे महंगाई चंद हफ्तों में आने जा रही है। एक वो घर का किचन और बच्चों की फ़ीस, अगर उसके 2 से 3 बच्चे हैं तो इससे ऊपर नहीं है कोई, यानी इस हद तक हालात। लेकिन हमारे यहाँ है क्या समी इब्राहिम साहब, हुकूमत ने मार्केटें जल्दी बंद करने का ऐलान किया और कहा कि जनाब हमने कोई कुर्बानी नहीं देनी, हमारी 80 रुपये का बिना भी है, हमारी अयाशें भी जारी रहेंगी, तबाही बर्बादी हर चीज़ हम करते रहेंगे ज़ाती तौर पर, अवाम कुर्बानी दे। आप मुझे बताएं कितने ताजिर बाहर निकले, वो कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन तो नहीं है, कितने दुकानदार बाहर निकले, जिस तबके के ऊपर इस वक्त परेशानी है कौन इस वक्त बाहर निकला है? ये हमारा मुआशरे का मसला है, हमारी कौम का मसला है। हम कहते हैं जूते मारने वाले बढ़ा दो, जूते मारते रहो, बस हमें लाइन में ज़्यादा देर ना लगाओ, ये मसला है। हम खुदकुशी कर लेते हैं जो हराम है, बाहर नहीं निकल सकते कि वो हमें मुश्किल लगता है, और यही वजह है कि ये कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत का। और समी इब्राहिम जो लोड शेडिंग बढ़ गई है, अब देखें ना, जो अब आज जो डॉलर का इम्पैक्ट अब आएगा, फर्नेस ऑयल और ये चीज़ें कम इंपोर्ट होंगी, उसका यही हाल निकालेंगे कि 12-14 घंटे की लोड शेडिंग कर दो, क्योंकि इन्होंने 36 घंटे बिजली बंद करके देख लिया ना कि 36 घंटे आपने बिजली बंद रखी है, आपने देख लिया कि कोई उसके ऊपर लोगों ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। तो जब लोगों ने नहीं किया तो अब आप फिर 12-14-16 घंटे कर दें लोड शेडिंग। हर चीज़, जो पेट्रोल की प्राइसेस, जो आगे जो डीजल की प्राइसेस, ये मैं नहीं कह रहा, जो मुझे को कवर करने वाले हैं उनको देख लें। आप शहबाज राना की खबरें पढ़ लें, आप मेहताब हैदर की खबरें पढ़ लें, आप अली खजर की पढ़ लें, वो कहते हैं ग़ज़ाई किल्लत का शिकार, और वो कहते हैं जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है 36 घंटे, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर समी इब्राहिम साहब ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है तो आप अंदाज़ा लगाएं फिर आगे होने क्या जा रहा है। तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है अलीना। ये अब इलेक्शन से फ़रार की कोशिशें हो रही हैं, ये किया जा रहा है कि जी मरदमशुमारी करवाई जाएगी, और जो आज जो मीटिंग हुई है इनकी शहबाज शरीफ की, मौलाना फजलुर रहमान की और आसिफ अली जरदारी की, रिपोर्टेडली उसमें यही तय हुआ है कि रुजू किया जाए और इलेक्शंस को आगे इसको लेके जाया जाए। तो जनरल साहब कहते हैं कि ये लोग नहीं आए, अगर लोग नहीं आएंगे तो मसला ये बिल्कुल वो जो भी है वो करते जाएंगे। बड़ी बंद गली में आ गए हम सब लोग।
अच्छा समीर साहब देखिए, बेसिकली जो मुझे इसमें ज़्यादा इशू लगता है, जिसकी तरफ शायद आपने भी इशारा किया, आपने सवाल किया था तंजीम साजी का। हमने इमरान खान साहब को देखा है, बहुत बड़े बड़े उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, और हमने ये भी देखा कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात भी जीते हैं। हो सकता है कि इस वक्त जो लोग सोच रहे हो कि एक सोशल मीडिया पर बल्कि एक तस्वीर चल रही थी, उसमें यह था कि लोगों को ना आपने रोटी के पीछे लगाया हुआ है और उनकी आज़ादी उनके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो आज़ादी की तरफ नहीं देख रहे, वो उस रोटी की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक सोच डेवलप की जा रही है, जो एक प्रॉपर प्लान बनाया जा रहा है कि लोगों को रोटी के पीछे लगा दिया जाए और जो उनका सही हकीकी इशू है उससे लोगों को हटा दिया जाए। दूसरी चीज़ ये, आपने ये जो बात की है ना कि क्या नाम है, ये जो मुआशी एमरजेंसी वाली भी बात होती रही है, इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि 1 साल के लिए हुकूमत को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये जो सारी चीज़ें ना समीर साहब, हम तसलसल से देखते आ रहे हैं, तब से सुनते आ रहे हैं इस तरह की ऑफ एंड ऑन ये खबरें, जब से इमरान खान साहब गए हैं तब से ये था कि जी हमने इलेक्शंस नहीं होने देने। आइन में ये गुंजाइश है कि आप 1 साल के लिए अगर कोई ऐसी मुआशी सूरत हाल हो तो आप 1 साल के लिए गवर्नमेंट को टाइम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से शेख रशीद साहब को पकड़ा जा रहा है, या बाकी आने वाले दिनों में बहुत और भी खबरें आ रही हैं, सहाफ़ियों के हवाले से खबरें आ रही हैं, इसके अलावा टीवी चैनल्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में हम वाकई एक तंगली में आ गए हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि जितना हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, पीटीआई के लोग, अगर इससे थोड़ा आधे भी 1% भी अगर सड़कों पर आ जाए ना समीर साहब, तो ये हालात नहीं होंगे। और अगर ये हालात होते हैं तो जिम्मेदार फिर हम ही होंगे। अच्छा जनरल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, बिल्कुल तस्लीम करते हैं, आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि लोग सड़कों पर आएंगे तो मामला ठीक होगा। सवाल ये है कि ये तो इनकी ख्वाहिश है इस हुकूमत की, इन सियासतदानों की, कि असम्बलियाँ भी एक्सटेंड करें और जब तक मस्बत कोई नताइज ना आने वाले हों हम इलेक्शन ना करवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि अपने तौर पर ये सारा काम कर सकें। उनका ये कहना है कि इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये फवाद चौधरी को सीधा इस्लामाबाद ले आएँ। कोई ना कोई ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है। तो मेरा सवाल आपसे है, आप क्या समझते हैं? और वतन अजीज़ के बारे में अब कोई भी नहीं सोच रहा, जो सोचते थे वो भी नहीं सोच रहे। देखिए समी साहब, अगर सोचते होते तो रिजीम चेंज ही ना होती। ये हम सबको अंदाजा था कि रजीम चेंज के बाद अगर बहुत इमरान खान पॉपुलर ना भी होता तो एक चीज वादे थी कि अगर आप किसी को इस तरह बेतौकीर करके हुकूमत से फारिग करें कि आपने लोगों को जमीर खरीद के आपने एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया, तो वो क्या बाहर जाके वो अमन से बैठेगा? वो भी कोई ना कोई कार्रवाई करता रहेगा। जिस तरह पीडीएम ने 3.5 साल इमरान खान के खिलाफ की, इमरान खान निकल के वो भी ये करता रहता। अगर उसकी अपनी पॉपुलैरिटी इतनी ना भी होती तब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मुल्क में ना आती। तो अगर आपको मुल्क का ख्याल हो तो आप ये सोचेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल सके। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद क्रिएट करके और फिर हम समझें कि मामला ठीक हो जाएंगे, तो वो तो नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जब 9 तारीख को देखें, इस हुकूमत का तो अभी कोई काम नहीं हुआ था। 9 अप्रैल को जब हुकूमत गई तो 2 दिन के बाद जब इमरान खान ने बाहर कॉल दी तो लोग इस तरह बाहर निकले, कराची, लाहौर, हर जगह, इस्लामाबाद में। तो उस वक्त ही ये देख के पीछे हट जाना चाहिए था तमाम ऐसे लोगों को जो कि रिजीम चेंज के लिए लगे हुए थे काम पे। उनको देख लेना चाहिए था कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रहा, लिहाजा हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में आप अपनी गलती को रीइंफोर्स कर रहे हैं और आज दिन तक आप उसी डगर पे चल रहे हैं कि अवाम जो जी चाहे कहते रहें या सोचते रहें, हमने जो कर दिया हम इसी को लेके आगे चलेंगे। तो खराबी एक दफा हुई, अगर खराबी के साथ मजीद आप खराबियां करते जाएं तो वो तो खराबियां जमा हो रही हैं, उससे बेहतरी तो कोई नहीं आ सकती। तो नतीजा ये कि उनको आगे मैदान साफ मिल रहा है, चीजें बढ़ती जा रही हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो मुल्क का अगर किसी ने सोचा होता तो फिर लाजमन ये सब कुछ हो ही ना रहा होता। अब अवाम कम अज कम मुल्क का सोचें। और देखें, एक बड़े पुरअमन तरीके होते हैं। मैं जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में बताता हूं कि भुट्टो ने जब अयूब खान के खिलाफ जब चलाई उसने कैंपेन और जोर पकड़ा कैंपेन ने, उसकी एहतजाज ने, तो उसने एक दिन कहा कि कोई भी शख्स दफ्तर में नहीं, सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं जाएं, तो वो नहीं गए। अयूब खान ने जब छोड़ा था तो उसको अंदाजा ये हो चुका था कि वो हुकूमत में तो बैठा है लेकिन हुकूमत कर नहीं रहा, वो हुकूमत उसके इख्तियार में नहीं, वो चल नहीं रही उसके कहने को, क्योंकि वो लोग मान रहे थे जो जुल्फकार अली भुट्टो बाहर से कहता था।
ठीक हो गया। तो मुझे जनरल साहब बात मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे ब्रेक और मुझे पता है कि आपने भी जाना है किसी जगह पे, तो इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में आपसे ये सारी बात होगी। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एहतजाज पुरअमन हो सकता है और उसके बहुत सारे तरीके हैं। इमरान खान इज़ वेरी इनोवेटिव, जो भी उन्होंने एहतजाज किया अभी तक, तो लेट्स सी कि क्या उनकी अगली मनसूबाबंदी है। एक ट्रेन मार्च का ज़रूर जिक्र हो रहा है, सदीक जान से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या हकीकत है, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी इस सारी सूरत हाल में, सदीक जान से अब ये बात करते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा है कि उन्होंने सजेस्ट किया ट्रेन मार्च, कराची से लेके खैबर तक अब ट्रेन मार्च किया जाए। क्या कहते हैं आप सदीक जान, ट्रेन मार्च के बारे में क्या आपकी? देखें समी साहब, मसला ये है कि एक बात बार बार होती है, वो ये होती है कि जी अगर इलेक्शन अक्टूबर तक जाते हैं, ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाती और सब इनके साथ खड़े रहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, क्योंकि नून लीग ये कहती है कि हमने अभी ये जो डॉलर को फिक्स से फ्लेक्सिबल किया है और ये जो हमने फ़ैसले लिए हैं, जो हम लेने जा रहे हैं, ये हम सब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से लेने जा रहे हैं। ये नहीं होगा कि हमने ये फ़ैसले लें और हमें धक्का दे दिया जाए इलेक्शन में, ये नहीं होने वाला। तो अगर अक्टूबर तक आपने लेके जाना है तो फिर ये कहा जाता है, सवाल ये होता है कि क्या इमरान खान का मोमेंटम टूट जाएगा। मसला ये है कि मेरा तो ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि उस वक्त तक मोमेंटम नहीं टूटेगा जब तक ये हुकूमत इस तरह के इक़दाम करती रहेगी, जब तक ये पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 पे नहीं ले आती, आटे सस्ता नहीं, जब तक महंगाई कम नहीं होती तो इमरान खान का मोमेंटम बरकरार रहेगा और बढ़ने जा रही है। वही ना मैं तो इसकी फेवर पॉलिटिकली तो इमरान को बिल्कुल, लेकिन साथ इमरान खान को कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी है। अब देखें, परसों मरीम नवाज साहब आ रही हैं, वो पूरा एक सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं कि पूरा दिन लाला लाला शाबा शाबा कमाल कोहराम ये वो पूरा दिन चले जी मरीम नवाज कि जैसे कोई बहुत बड़ी वो कोई फतह हासिल करके और पाकिस्तान आ रही हैं। अब पीटीआई को भी कोई मोमेंटम तो बरकरार रखना है, एक्टिविटीज़ तो करनी है उसके लिए। देखें समी साहब, कल जो सदर की 2 मुलाकातें हुई ना इमरान खान के साथ, वो बहुत आम है। सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, अपने ओहदे की वजह से मैं नहीं कह रहा, इस वजह से कि वो बहुत सी जगहों पर राब्ते में हैं। जिसने भी बात करनी है इमरान खान से मुतालिक, उन्होंने आरिफ अलवी साहब से बात करनी है और आरिफ अलवी साहब ने बात करनी है इमरान खान साहब से। देखें समी इब्राहिम साहब, एक चीज़ तो वाज़ेह है, अब आप देखें जितने भी माहिरीन मुईशत हैं सब ये कह रहे हैं कि IMF के साथ आपका प्रोग्राम बहाल हो भी जाए, आपका महीना 2 महीने निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, जिस हद तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में समी साहब एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था आर्मी चीफ का, जो उन्होंने कराची में जाके दिया था कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तीन दौर से गुजर रहा है, हमें दहशतगर्दी और मुशीअत के चैलेंजेस हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। लेकिन ये कैसा इत्तफाक़ राय है कि ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, शेख रशीद से घर खाली कराने के बहाने उनको पकड़ा जा रहा है, वो उसको ज़ुबैर न्याजी को पकड़ लिया गया। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अब मीडिया भी उस लिस्ट पे आ रहा है। जिस तरीके से कल की जो कवरेज थी फवाद चौधरी की, उसके बाद जैसे लोगों को फ़ोन गए हैं, जिस तरीके से मीडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 28 तारीख के लिए मीडिया ऑलरेडी मैनेज्ड है, बुक है, तो ये मुझे बताइए कि ये कौन सी कौमी यकजहती की कोशिश है? देखें, 3 चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये समी साहब ठीक है, इमरान खान इस वक्त नाक़ाबिल कबूल है, इस वक्त सारा सबसे बड़ा रियासत का मसला इमरान खान। किसको इख्तियार है कि अगर अवाम चाहते हैं तो आप इमरान खान को काबिल कबूल ना करें? ये इख्तियार तो लोगों का है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है। चंद लोग कैसे ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं? देखिए, मसला ये है कि वो चंद लोग जो है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी तमाम अदालतें, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी, वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, वो उन्हीं चंद लोगों की तरफ देखते हैं। मसला ये है, जब तक सिस्टम, आपका इलेक्शन कमीशन सब उधर देखते हैं। देखें, 3 चीज़ें, लेकिन वो तो देखिए, अगर हम इसको एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो तो ए पॉलिटिकल हैं। भाजपा साहब ये कह के गए हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, और अभी इसमें मुझे याद है कि फवाद साहब भी कह रहे थे कि 50% हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, और इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इंतखाबात करवाएंगे। अभी जो भी नज़र आ रहा है साइन, इस वजारत दाखिला की तरफ से एक्सेसेस हैं, निगरान हुकूमत की तरफ से एक्सेसेस हैं, हमें कहीं कोई ऐसा चीज़ नज़र आई है कि बाकायदा एविडेंस हो कि इसके पीछे वही ताकते हैं? मैं आपसे देखिए सभी सब बात चीज़ें ना परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते।
ये एक इस्टेब्लिश्ड एक चीज़ है कि परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते। परसेप्शन क्या है? देखें, जब मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर बनते हैं निगरान, और फिर फुटेज आती है कि वो खाना काबा में आर्मी चीफ के साथ थे, तो अब वो जो एक परसेप्शन, अब मुझे बताया ना आप इस परसेप्शन को कैसे निगेट कर सकते हैं कि जी ये उनकी मंजूरी से नहीं बने। फिर उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले जो JIT बनी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं, जो इमरान खान के ऊपर कत्लाना हमला हुआ और वो सारा मामला। तो देखें उसके बाद मसला तो ये है ना कि आप चलें छोड़ दें कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, इमरान खान क्या कह रहे हैं। आप नून लीग के किसी बंदे के साथ बैठे हैं ऑफ कैमरा, आप उसे पूछें, वो कहते हैं हमारी तो लड़ाई नहीं है, हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हमें तो उधर से कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना, पहले हमने फिक्स करना है इमरान खान को। जब नून लीग के आम लोग बैठ के ये बात कहेंगे, जब नून लोग बैठ के मैं 2 लोगों के पास बैठा था समीर साहब, उनसे जिनके साथ एक तल्लुक है, मैंने कहा क्या आपके पास, आपकी क्या कैलकुलेशन है? उनकी कैलकुलेशन क्या थी? कैलकुलेशन सिंपल थी कि क्योंकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान का रास्ता रोकना है, 25 सीटें वो यहाँ से मैनेज करेंगे, बलोचिस्तान वो जरदारी से। फिर इसमें एक और सवाल भी है। एक सवाल ये है कि परवेज़ इलाही का जो वोट था कॉन्फिडेंस का, वो PTI ने जीता। अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ होती उस वक्त तो ये तो 1-2 वोट जो थे तोड़ने कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अभी की जो सिचुएशन है वो तो खुद PTI और उनका अपना डिसीजन है कि उन्होंने असम्बली तोड़ के इलेक्शन में जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और PTI के लोग ये कहते हैं हमें अंदाज़ा था, खान साहब को भी अंदाज़ा है कि भाई ये सिचुएशन ऐसे बन सकती है। तो ये फिर एक जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बात थोड़ा तासुर देती है कि हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट उस तरह साथ ना हो, और ये तासुर दे के PTI और एस्टैब्लिशमेंट को लड़ाना चाहते हो। ये मैं कल भी आपके प्रोग्राम में बात सुन रहा था, आपने ये अच्छी एक चीज़ आपने कही है। देखें, एक बात तो मैं कहता हूँ, PTI जो मर्जी गए, इस्टेब्लिशमेंट अगर बतौर इदारा जोर लगाती तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे, ये बात तय है। लेकिन देखें, थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट भी तो हम जैसे ही लोग हैं ना, वो कहीं और से तो किसी और सियारे से तो नहीं आए हुए ना। वो स्पेशल लोग हैं अलीना, कौन से सियारे से आए हैं यार, वो तो स्पेशल लोग हैं, इतने माशाल्लाह ताकतवर, इतने ज़हीन और फतीन। उनको आप कुछ हो सकता है सर उन्होंने कुर्सी अच्छा देके फिर कुर्सी खींच ली हो। आप ये आपकी ज़बान जल जाती है अगर आप उनकी जहानत के हवाले से थोड़ी सी भी कुछ नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, तजर्बाकारों को लाना ये कोई ज़हीन फतीन लोग ना, बाजवा साहब जो लेके आए शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में एक ऐसा अनमोल हीरा जो मलका बरतानिया के ताज में लगना चाहिए था, गलती से इधर इस्लामाबाद में गिर गया आके। उनकी कोई जहानत और फतानत को कोई बंदा कोई शक कर सकता है? कोई तौबा ये गुनाह आप करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मैं मदद खाऊं अगर मैंने ये गुनाह किया तो देखें, मैं एक बार देखें, जब हुकूमत मुसल्लत है, जब वो ये कहेगी कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें उस वक्त नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप हमें ये नहीं करके देंगे, हम उस वक्त तक डॉलर को फिक्स से फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है ना, मसला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है, इनको, और इनकी फिर कहीं ना कहीं को जो ख्वाहिशात हैं बड़ी नहीं, इनकी बड़ी ख्वाहिश क्या थी कि पंजाब हमें दें, वो क्यों नहीं मिला आपको पता है? अगर हमजा शहबाज के अलावा किसी का इनाम देते शायद इनको पंजाब मिल जाता। इस पर रिएक्शन था इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमजा शहबाज के नाम के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ है इस वक्त, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सागदार की पॉलिसीज़ के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट ये भी तो नहीं कर सकती ना कि इनको इतना मजबूत कर दे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाएँ, लेकिन इनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी की जा सकती है ना, कि अगर इनकी ख्वाहिश है कि जी फवाद चौधरी को थोड़ा सा टाइट कर दें, शेख रशीद से ये हमने खाली करवानी है, लाल हवेली उसको गिरफ्तार करना, ये छोटी छोटी ख्वाहिशात, ये बड़ी नहीं है। या फलां किसी साफी को उठा के उसको नंगा कर दो, वीडियो बना लो, 4 थप्पड़ मारो, ये छोटी ये हो सकती हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात इस आगदार पे बहुत शदीद थे, पिछले चंद दिनों में बहुत शदीद थे, और यहाँ तक कह दिया गया था कि या ये कर लें या पैकअप तय कर लें, या ये कर लें या वो कर लें, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो है, मरीम के ऊपर भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उसको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया उसके ऊपर। अभी अब आ जाएं ज़रा PDM की तरफ। इस वक्त वो जो अमेरिकन यहाँ पर रिपोर्टेडली आए हुए थे, 8-10 लोग बिहाइंड द सीन मिल के गए हैं, और अब उसके बाद IMF का डेलीगेशन भी आ रहा है, और ये मान गए, हर चीज़ लंबे पड़ गए हैं बिल्कुल। इंडिया के साथ भी बात करेंगे, बताया जाता है कि वो चाइना भी रोल बैक, लेकिन ये सब कुछ तो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, और जरदारी साहब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिलावल भुट्टो हैं। तो मरियम नवाज़ कहाँ पर खड़ी हैं? मरियम नवाज़ का तो किसी से, आज देखें जो अमेरिकन एम्बेसडर से शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, मुझे बताया गया कि रिपोर्टेडली कोई बड़ी लंबी तवील मुलाकात थी और सारी चीज़ें तय हुई हैं, और बिलावल साहब जो कर रहे हैं, अच्छा इसमें शहबाज साहब को, क्योंकि वो भी तो ज़ख्म खाए हुए हैं ना अपनी भतीजी के,
अब सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीफ ऑर्गेनाइजर तो वो मरियम है, तो वो भी शायद उनका इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं चाह रहे होंगे, भले जो भी कंस्पिरेसी थ्योरी हो। तो वो तो ऐसा लगता है कि इस सारी गेम में नवाज शरीफ को डरा के तो जरदारी साहब अपनी गेम डाल गए। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त इसकी निशानदेही किया है। जो भी अब तक गेम किया ना जरदारी साहब ने किया है हर जगह पे। ये अब मोहसिन नकवी साहब को किसने, मतलब उनका किसके साथ ताल्लुक है? वो तो शॉर्ट है जो उसने कहा कि ये मेरा बच्चा है, आपका रिश्तेदार है। 24 घंटे में 2 गिफ्ट मिले हैं उनको, एक बच्चे को वज़ीर आला पंजाब और एक बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर बरी रोहन वार। ठीक है, देखें समी इब्राहिम साहब, मसला ये है कि ये जो आप इनकी PDM की इस वक्त सूरत हाल की बात कर रहे हैं ना, इनका टोटल रिलाय जो है ना वो इसी एक चीज़ के ऊपर है कि वो इमरान खान का रास्ता रोकेंगे और हर सूरत में उन्होंने हमें बनवाना है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आप मुल्क के अंदर देखें, जो सियासी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स देखें, वो कहते हैं मैंने कुछ माहिरीन मुआशरे से बात की है कि हमारी इकॉनमी क्यों ब्लीड कर रही है। वो कहते हैं कि हमारा मसला मुआशी अदम इस्तेकाम नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से आपको मुआशी अदम इस्तेकाम है। तो आप मुझे बताएं कि फिर आप अगर अक्टूबर तक ले जाएंगे, क्या सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाएगा? वो तो और बढ़ जाएगा। आपके साथ सऊदी अरब आपको नहीं उस तरह से तामुन कर रहा, कतर आपके साथ अभी आपको पैसे नहीं दे रहा, चाइना आपको नहीं दे रहा। लेकिन ये जो रिपोर्टेडली जो डेलीगेशन आया हुआ था और उसके बाद जो अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकातें और अब IMF का 31 जनवरी को जो डेलीगेशन है वो आने के लिए तैयार है रिव्यू के लिए, ये बता रहा है कि पैसे IMF से मिल जाएंगे। ये बता रहा है कि उधर ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन ये जो ब्रेक थ्रू है सदीक जान, ये तो जो आपका कर्जा है उसको पे बैक करने के लिए है। गरीब आदमी की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि जो पहली शर्त थी उनकी, आप डॉलर को ले गए हैं 200, आज इंटर बैंक रेट आपको पता है 250-55 रुपए, ये इंटर बैंक रेट है, बिल्कुल 55। तो आप मुझे बताइए कि ये कौम कहाँ जाएगी, मैं और आप कहाँ जाएंगे? मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बतानी थी, अभी आपकी बात से मुझे याद आ गई है। शबर ज़ैदी साहब आपको पता है वेल कनेक्टेड। अच्छा, मैं आपको रोकता हूँ, ये बात अहम है, मैं चाहता हूँ कि आप तफसील से इसका हमें जिक्र भी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है इकॉनमी के हवाले से भी और दीगर कुछ सियासी मामलात, गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान हमारे साथ हैं। पंजाब की निगरान काबीना ऐलान उसका ऑलमोस्ट हो गया है। पहले मरहले में को 8-9 बंदे वजारत ओहदा उठा रहे हैं वज़ीर का। बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे भी बड़े दोस्त हैं, उनको पेश की मुबारकबाद। तफसीलात इंशाल्लाह कल बताएंगे कि कौन किसका रिश्तेदार है और क्या है। सदीक जान, ये बयान फरमाइए कि सुना है कि बिल्कुल सरेंडर हो गया टोटल और हर चीज़ पे सौदेबाजी हो गई है। आप शब्बर साहब के हवाले से कोई बात करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, शब्बर साहब आज हमारे 7 बजे के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा जी मुशत आपकी बैठ जाएगी अगले 3 माह में, आप जो मर्ज़ी कर लें। इनको कह रहे थे कि मैं उस दिन से कह रहा था जब से इनको मुसल्लत किया गया था कि इकॉनमी चलाना इनके पास की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रखा गया। 10 माह हो गए तो कोई हल नहीं है। मैंने कहा कोई तो हल बताएं कि आप कह रहे हैं कि मुशत बैठ जाएगी अगले 3 माह में, किस तरह से कोई ऐसे इक़दाम करें कि ना बैठे। उन्होंने कहा आप उस तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा कहते हैं सरेंडर, कहते हैं आप सरेंडर करने जा रहे हैं अमेरिका के सामने। और उन्होंने कहा कि जो तफसीलात हैं वो तफसीलात कहते हैं मैं आप TV पे नहीं बता सकता कि आप क्या क्या बात मानने जा रहे हैं, और लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सरेंडर जो है वो करें। अच्छा, यहाँ पर मैं नाजरीन आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पेशावर में इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यलगार की जाएगी, मईशत को कैसे बर्बाद किया जाएगा ताकि हमारे दुश्मन पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके हवाले से भी दबाव डाल सकें और फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें। ये उन्होंने बताया था। इस पर जियो ने, दूसरे चैनल्स ने इमरान खान पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, बड़ी ट्रांसमिशन की, हमने भी उनका जवाब दिया था। फिर जब जवाब दिया हर चीज़ का तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारे लफाफे लफाफियाँ दौड़ने पर मजबूर हुए और पैमरा को ये ऑर्डर जारी करना पड़ा कि अब इस इंटरव्यू का आप रिपीट भी नहीं दिखाएंगे किसी रेफरेंस के लिए। मैं पैमरा के उस ऑर्डर की वजह से आज इंटरव्यू का वो हिस्सा आपको नहीं दिखा पा रहा जो इमरान खान साहब ने कहा था। आज जो कुछ हो रहा है, इमरान खान ने जून में अपने इंटरव्यू में जो बोल न्यूज़ को दिया, उन्होंने हर चीज़ बता दी थी कि ये मईशत को इस तरह बर्बाद करेंगे
उस मकाम तक ले आएंगे जहां एक कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, हर चीज़ बेचनी पड़ेगी। और अब $3.7 बिलियन आपके रिजर्व्स रह गए हैं, कोई पैसा नहीं है आपके पास। अमरीकी आए, उन्होंने हर तरह आपके साथ बात की, आप लंबे पड़ गए उनके आगे, आपने कहा ले जाओ जो आपने लेके जाना है। और अब IMF का रिव्यू मिशन जो है वो आएगा 31 से 10 के बीच, और वो क्या मनवाएगा, इस मुल्क के गरीब आवाम पर क्या बोझ लादा जाएगा। और ये अयाशियाँ करने वाले लोग, कभी आपने इनके चेहरे का गरूर, इनकी रौनक देखी? आज जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, कल कर रहे थे, तस्वीरें इनके लिफाफे लिफाफियाँ छाप रहे थे, राना सनाउल्लाह की, इरफान सदीकी की, फरियाल तालपुर की। मैं सिर्फ एक बात इन्हें बताना चाहता हूँ, राना सनाउल्लाह को जिसने गिरफ्तार किया था, पर्चा जिसने बनाया था, वो वज़ीर के साथ बैठा हुआ था जो अब आप ही की वजारत के अंडर है। और इरफान सदीकी साहब को भी जिसने गिरफ्तार किया था, इरफान सदीकी साहब सच बोलें, बताएं आप कि किस जुर्म में आपको किसने गिरफ्तार किया था, उसका मलबा इमरान पर मत डालें। और फरियाल तालपुर को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, वो इमरान ने नहीं दर्ज किया था, वो मुकदमे आप ही के जो जिसको आप कहते हैं कि ये बिलावल जितना अजीज़ है हमजा मुझे, उसके ताऊ ने किए थे वो मुकदमे, वो कोई इमरान खान ने मुकदमे नहीं किए थे। लेकिन आज बड़े गरूर से इन्होंने वो तस्वीरें लगाई हैं। ये आनी जानी चीज़ है इक़्तिदार, कभी भी इंसान को अपनी स्किन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, उस मौला ने क्या लिखा हुआ है, क्या उसने करना है, कोई नहीं जानता। जो कहते थे कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो जिस तरीके से इस दुनिया से गए, इबरत का निशान है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो जो आज इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, उसको कोई माफ़ी उसकी नहीं हो सकती। अलीना, मैं दूसरे तरफ आता हूँ। अब ये 28 तारीख को अब ये एक जालसाजी करके मरियम नवाज़ को मुसल्लत, बड़ा एक पता नहीं शायद मोहतरमा फातिमा जना से कंपैरिजन और बेनज़ीर से किया जाएगा कंपैरिजन, उसका मीडिया मैनेज्ड है। विल दे बी एबल टू पुट अप ए शो जहाँ पे लोगों में ये जा नहीं सकते? सर बिल्कुल, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। देखें, लोगों को हकीकत का पता है। अब मरियम नवाज़ साहब जितना भी मीडिया ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं वो कर लें, लेकिन एक जो अभी आपने नगीने वाली बात की है, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो नगीना है उसका बेसिकली समी साहब ये है कि उसकी जो जान है वो किसी तोते में है। अब जानने की कोशिश ये करनी है कि वो तोता कौन है। अगर वो पता चल जाए ना कि उस नगीने की, क्योंकि उसने कहा है कि मेरी जान भी चली जाएगी मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, नगीने ने ये फरमाया है ना कि मेरी जान चलेगी तो मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। अब जान जो किसी तोते में बेसिकली ये कह रहा है, वो थ्रेट कर रहे थे इमरान खान को कि तुम्हारी जान ले लेंगे। अच्छा, अपनी जान की बात नहीं कर रहे थे। मैंने कहा शायद अपनी जान ये बेसिकली इनडायरेक्टली जो मैं समझाऊं, मेरी समझ है, मेरी सोच है, इनडायरेक्टली ये थ्रेट इमरान को दे रहे थे, जानों का थ्रेट। ये जिस तरीके से आज राना सनाउल्लाह साहब ने बोला है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो, वो तो खुलेआम भी थ्रेट देते हैं। वो फितना बोलते हैं, वो इसलिए फितना बोलते हैं। वो मजहब कार्ड चलाते हैं, वो इसलिए मजहब कार्ड चलाते हैं कि इस फितने को खत्म करना होगा, सफाया करना होगा। इसका क्या मतलब है? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? सर से कुचलना होगा। इसका क्या मतलब है सदीक जान? सर से कुचलने का क्या मतलब? वो तो खुलेआम ये बात करते हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी, ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या कोई मुसलमान ये चीज बर्दाश्त कर सकता है? इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप एडिटेड क्लिप्स लगाएं, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के और तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत के, एडिटेड, और ऊपर आप लिखेंगे क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है? आप सीधे सीधे उकसा रहे हैं। आप देख लें बड़े बड़े जो यहाँ पे कत्ल के तरह के वाक़यात हुए, क्या हुआ है? कोई एक किसी ने तकरीर की, किसी आलमदीन ने, किसी मौलवी ने, किसी खतीब ने, और वहाँ बैठे हुए किसी बंदे ने उससे मैसेज लिया और उसने जाके कर दिया। तो आप तो बकायदा आपके तो पीटीवी और राना सनाउल्लाह जो है, इनके सबको पता है किस किस से कौन कौन सी तंजीम के साथ इनके ताल्लुकात। बिल्कुल ऐसे ही है। सब कालादम तंजीमें जो हैं वो राना सनाउल्लाह के साथ उनके ताल्लुकात हैं। जब वो उनके लीडर जब गिरफ्तार थे तो यहाँ सरकारी फंड से उनको पैसे जाते रहे उनकी फैमिली को। तो ये अब इस सारी सूरत हाल में ट्रेन मार्च लगता है आपको पॉसिबिलिटी होगी? इमरान की लाइफ को तो थ्रेट है, ये मैं बता रहा हूँ, और ये चाहते हैं कि इमरान तहरीक चलाने के लिए बाहर आए। और वो मर्द मुजाहिद है। मैं जो मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा कि समी इब्राहिम, ये मैटर नहीं करता कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ या ना बनूँ, ये मैटर नहीं करता मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। मैंने अपनी कौम को जो बात बतानी थी वो मैंने बता दी है। उनकी ज़िंदगियाँ कैसे ठीक हो सकती हैं। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं रहूँ या ना रहूँ, यह मुझे यकीन है कि ये कौम इन चोरों को वोट नहीं देगी। देखें वो बंदा तो यार, वो तो इज्जत कमाने के बाद पॉलिटिक्स में आया। बिल्कुल ऐसी है। और देखें उनको कितना कहा गया
वाज़ेह मैसेज दिया गया कि जिस दिन आप पंजाब हुकूमत गिराएंगे उस दिन आपको गिरफ्तार कर लेंगे। खान साहब को बहुत कहा गया कि पंजाब तोड़ दें, KP के ना तोड़ें, ताकि आप पेशावर जाके बैठ जाएं। तोड़ी उन्होंने। जब अल्लाह पे यकीन है, इन लोगों से क्या डरना। ठीक है, अब भी लाहौर बैठे हैं ना, तो कर लें जाके गिरफ्तार। फवाद चौधरी को जिस वक्त गिरफ्तार किया, उससे 2 घंटे पहले फवाद चौधरी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। उसने कहा यही बैठा है ज़मान पार्क, आओ लेके आओ पुलिस, जिसको लेके आना लेके आओ और ले जाओ। फिर तो 22 करोड़ लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ लें। बात यही है, लेकिन मसला ये है समी इब्राहिम साहब, इस सारे में नुकसान मुल्क का हो रहा है, मुल्क के इदारों का हो रहा है, मुल्क के अवाम का हो रहा है। इन खानदानों का कोई नुकसान नहीं। आज डॉलर जो ऊपर गया, इनको तो फायदा हुआ है, इनके तो सब कुछ डॉलर्स में, इनको तो फायदा हुआ है, बैठे बैठे खरबपति बन गए। बिल्कुल, इनको तो फायदा हुआ है। और क्या आपका क्या ख्याल है, इन्होंने बहुत से लोगों को पहले नहीं बताया होगा कि ले लो डॉलर, हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें से भी इन्होंने खाया होगा, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सूरत हाल है। और मुझे बताएं कि ये जो सब इतना कहते थे कि इन्होंने इतनी ट्रांसमिशनें करवाई, चैनलों को पैसे दे दे के सैलाब के ऊपर कि जी इमरान खान सियासत छोड़ दे सैलाब के ऊपर। अब बताएं कहाँ है सैलाब ज़दगान? कितना बाहर से पैसा आया अब तक, कितना सामान आया, कहाँ पे खर्च हुआ है, कहाँ पे लगे, क्या कर रहे हैं आप सैलाब? जो वीडियोज़ आ रही है ना अलीना, जो वीडियोज़ आ रही है, मैं आपको बताऊँ, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो कंबल बाहर से आए ना, वो सिंध की मार्केटों में, हैदराबाद में वो फरोख्त हो रहे हैं। और हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगला जो वज़ीर आज़म है जो लॉबी कर रहा है वो हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल हो नहीं सकता। ज़रदारी साहब कहते हैं या मैं हूँगा या बिल्लू होएगा। और व्हाट अबाउट मरियम? फिर मरियम जो वापस आ रही है अपने कैंपेन पर, उनके साथ हाथ हो गया ना, इसका मतलब तो ये है। मोटा मोटा गोश्त खाने वाले लोग हैं, उन्हें बाद में समझ आती है। शलजम भी खाते हैं। जो बंदे ज़्यादा अपना आलू गोश्त खाएं और फिर उसके बाद फलूदा पिएं और मछली खाएं, रोहू जो तेल में तली हुई होती है, कम हो जाते हैं, फिर उनके वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके टेस्ट किए हैं फवाद चौधरी साहब के, और आ रहा था कि ये सब बिल्कुल ठीक है। तो मेरा दिल किया मैं ट्वीट करूं कि यार वो मशीन लाओ ना जिसे नवाज शरीफ का ब्लड टेस्ट करते थे। वो मुर्गी का खून था। वो नहीं वो मशीन भी कोई और थी, वो मशीन भी कोई और थी। उस मशीन से टेस्ट करें ना, ताकि पता चले। मशीन ने ठीक कह रही है, मशीन ठीक थी, खून किसी और, मुर्गी का था सर, कुकड़ी का था ना, वो जो हमजा के फॉर्म में। जी वो वाली स्पेशल कुकड़ी थी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम तजिया। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और एक वादा है आपसे कि सच हमेशा बयान करते रहेंगे। कोई खौफ नहीं है किसी का। दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो हमारी डिवीज़न है उसको ख़त्म करे, लोगों के दिलों को बदले। कितना और माल बनाना है यार आपने, ज़िंदगी कोई सब ने आपने को आबे हयात तो नहीं पी रखा। इतना जुल्म ना करें, इतना तशद्दुद ना करें। ये मुल्क भी हमारा, ये कौम भी हमारी, और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो खुदा के लिए ज़रा सोचें कि किसी न किसी दिन हमने भी एक हस्ती के आगे जवाब देना है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बहुत तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।